नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। पिछले कल जो था हमने एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस किया था, उससे पहले हमने हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया था। आज हम जो है पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से हमने पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस नहीं किया है, तो डिटेल में सेक्शन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आपको आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर पूछा गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम विच कंट्री, कि भारतीय संविधान में जो है वो संवैधानिक संशोधन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका जो है वो सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका से हमने ये प्रोसीजर लिया है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बाहर से ली हैं, किसी और कंट्री से ली हैं, तो उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, ये तो आपको पता ही है। यूनाइटेड स्टेट से, यूएस से जो है वो फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है, तो ये जो है ये जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से ली गई है। और अगर उसी तरह बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ से ली गई हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो यूएसएसआर से ली गई है। तो ये तो बेसिक हो गया। अगर पूछा जाए कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है? वो प्रोसीजर हमने जर्मनी से लिया है। कनकरेंट लिस्ट जो होती है वो कहाँ से ली गई है, तो कनकरेंट लिस्ट का आइडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये बेसिक चीज़ें आप याद रखें। यहाँ पर एक और चीज़ की बात हुई, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है? तो आर्टिकल 368 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें पूछा गया है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लैंग्वेज। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेज यानी कि भाषा के साथ जो है वो डील करता है? तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो आपको सभी को पता होगा कि 8th शेड्यूल जो है वो इसके साथ डील करता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 8th शेड्यूल में जो है वो कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो वैसे तो देखो कोई भी लैंग्वेज ऑप्शन में हो सकती है, परंतु इंग्लिश का याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं आती। कई बार ऑप्शंस में इस तरह से दिया होता है, हिंदी दे दिया जाएगा आपके पास, नेपाली दे दिया जाएगा, तमिल दे दिया जाएगा और इंग्लिश दे दिया जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो है वो नेपाली कर आते हैं, परंतु नेपाली जो है वो 8th शेड्यूल में आती है। इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं आती है। 8th शेड्यूल में जो है वो 22 लैंग्वेजेस आती हैं, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर कुछ और शेड्यूल भी दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है नेम ऑफ स्टेट, इनके किसी भी स्टेट का नाम हो गया, किसी भी यूनियन टेरिटरी का नाम हो गया, वो पहले शेड्यूल में आता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है? ये बात करता है फॉर्म ऑफ ओथ, यानी कि शपथ की विधि जो होती है, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की शपथ होगी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की शपथ होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ होगी, तो इनकी शपथ के बारे में ये बात करता है। अच्छा, यहाँ पर 6th शेड्यूल दिया गया है, तो 6th शेड्यूल में बात की गई है प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, यानी कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इन 4 स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में ये बात करता है 6th शेड्यूल। इन 4 राज्यों के नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है तेलंगाना स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो तेलंगाना राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये जो तेलंगाना राज्य था ये 2014 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 2014 में तो ये अस्तित्व में आ गया, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके पहले कौन सा स्टेट जो था जो अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 2000 में जो था वो 3 स्टेट जो था वो अस्तित्व में आए थे। एक तो छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, उत्तराखंड अस्तित्व में आया था और झारखंड जो था वो अस्तित्व में आया था, ठीक है, ये आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ जो था वो महाराष्ट्र से टूटकर बना था, और उसी तरह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूटकर बना था, और झारखंड जो था वो बिहार से टूटकर बना था। ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है राइट टू प्रॉपर्टी इज द। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन बी भी सही होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी इसको कहा जाता है और लीगल राइट भी इसको कहा जाता है। तो इन दोनों ही ऑप्शंस को जो है वो फाइनल आंसर की में वेटेज दी गई है। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, परंतु इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से जो था वो डिलीट कर दिया गया। इसको डिलीट करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इस्तेमाल जो था वो किया गया था, ये भी आप याद रखिए। और फिर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के पार्ट
12 के तहत जो है वो आता है। ये आप याद रखिए, आर्टिकल 300A में ये आता है। और पार्ट की बात की जाए तो पार्ट 12 में राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। अच्छा, कमेंट करके बता दीजिए कि प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? तो किस आर्टिकल को कहा गया था? आप सभी को पता है, आर्टिकल 32 को कहा गया था। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास कुछ और आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, तो इन आर्टिकल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 19 दिया गया है, तो आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? तो ये उन राइट्स की बात करता है जो फ्रीडम से रिलेटेड है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उसके बारे में आर्टिकल 19 बात करता है। उसी तरह आर्टिकल 21 जो है वो किसकी बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो आर्टिकल 51A जो है वो किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 51A जो है यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसिएबल। तो इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गैर वाद्य योग्य है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें तो 46 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है। अगर बात करें राइट टू इक्वलिटी की और राइट टू फ्रीडम की, तो ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं और फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है, इनकी वायलेशन हो रही है, तो आप डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील कर सकते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए इनको नॉन जस्टिसिएबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें पूछा गया है हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेजेंट टाइम की बात की गई है कि प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो ऑप्शन सी वेंकैया नायडू जो है वो सही आंसर है। ये वाइस प्रेसिडेंट है प्रेजेंटली। कमेंट करके बता दीजिए कि प्रेजेंट टाइम में प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। प्रेसिडेंट का वैसे आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज। ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा है यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देते हैं एग्ज़ाम में, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। जब इलेक्शन चले होते हैं और न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें आती हैं तो उस टाइम माइंड में ये चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। 48 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। 230 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं मध्य प्रदेश में। उसी तरह कुछ और स्टेट्स की बात भी करें तो सबसे पहले तो अपने हिमाचल से ही स्टार्ट करते हैं। हिमाचल में 68 सीटें हैं। अगर बात करें हिमाचल के बाद पंजाब की, तो पंजाब में कितनी सीटें हैं? 117 सीटें जो है वो पंजाब में आती हैं। पंजाब के साथ हरियाणा लगता है, तो हरियाणा में कितनी सीटें आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में जो है वो सीटें आती हैं 90 सीटें हरियाणा में आती हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 182 सीटें जो हैं वो आती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी? 403 सीटें जो हैं यहाँ पर हैं विधानसभा की, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की। और सबसे कम सीटें जो हैं वो कौन से स्टेट में सबसे कम सीटें जो हैं वो हैं 32, और 32 सीटें कहाँ पर हैं? वो हैं सिक्किम में। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सिक्किम में कितनी सीटें हैं, कई बार इसलिए इस तरह से पूछ लिया जाता है कि गोवा में कितनी सीटें हैं। तो गोवा में 40 सीटें हैं, ये आप याद रखिए, और सिक्किम में 32 सीटें हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इसमें पूछा गया है हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पर्टिकुलर इंडियन स्टेट। तो किसी भारतीय राज्य विशेष का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यहाँ पर पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है वो ऑप्शन ए गवर्नर जो है वो सही आंसर है। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसी भी पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का। कि अब गवर्नर के बारे में बात करें, गवर्नर को जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टेट या फिर इस तरह से भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। तो कैग का जो टर्म होता है ऑफिस का वो कितने वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। डी सही आंसर है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कैग का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 ईयर्स। 6 ईयर और 65 ईयर, मतलब ये हुआ कि अगर वो 6 वर्ष पहले पूरे कर लेते हैं तो 6 वर्ष माना जाएगा। अगर वो 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो 65 ईयर्स जो है उनकी रिटायरमेंट यानी कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो माना जाएगा।
तो कैग के बारे में अगर और भी बात करेंगे तो कैग को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है और कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो आर्टिकल 148 जो है वो कैग के बारे में बात करता है। और अगर बात करें कि अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है तो अपॉइंट जो है इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पर पूछा गया है दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया इज। तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है। 51 का जो है वो ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल जो है वो सही आंसर है। अटॉर्नी जनरल को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है इंडिया का। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अटॉर्नी जनरल को जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है। तो इनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो फिक्स नहीं होता है। कैग की तरह इनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो फिक्स बिल्कुल नहीं होता है। इनको किसी भी टाइम रिमूव भी किया जा सकता है। जैसे कि ये प्रेसिडेंट के कहने पर अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे, वैसे ही प्रेसिडेंट के कहने पर इनको ऑफिस छोड़ना भी पड़ सकता है। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 52 है। नोटा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नोटा जो है वो किससे संबंधित है। नोटा देखो किससे संबंधित है, ये इलेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इलेक्शन से संबंधित किस तरह से है, तो नन ऑफ दी एबव, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। जब भी आप वोट देने जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन नोटा भी होता है, तो जिसका मतलब होता है नन ऑफ दी एबव, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस मीन्स। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो मैंने कई बार आपको गिरिराज की वीडियोज में बताया है कि जहाँ पर ई शब्द लग जाता है उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होता है। अभी भी हमने लेटेस्ट जो है वो गिराज पत्रिका में कई बार बात की है ई गवर्नेंस, तो ये यहाँ से ई गवर्नेंस के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 54 है। फाइनेंस कमीशन इज अ। फाइनेंस कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा आर्टिकल जो है वो फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है, तो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है फाइनेंस कमीशन की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कौन कौन सी हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको यूपीएससी कहा जाता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी हमने कैग की बात की थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात भी की थी, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। यहाँ पर पूछा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनेक्टेड इन विच ईयर। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से अधिनियमित है। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई जो है ये कब से अधिनियमित है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कई बार आपने पढ़ा होगा आरटीआई एक्ट 2005 लिखा होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कब से एनेक्टेड है, ये 2005 से एनेक्टेड है। अच्छा, कुछ और राइट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। उसी तरह राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो 29 आर्टिकल नंबर से लेकर आर्टिकल नंबर 30 तक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में आता है। एक चीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात जो है वो कौन से आर्टिकल में की गई, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ये सब हमने डिस्कस किया। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।